Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel Mathematics Tutorial. In this video we are going to discuss about surface energy. सबसे पहले बात करते हैं सरफेस एनर्जी क्या होती है। इसको समझने के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है हमारा सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म आपको पता है इससे पहले की चीज़ें जिन्हें नहीं पता सरफेस फिल्म क्या होती है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। अगर हमारे पास इस तरह रेक्टेंगुलर वायर है, रेक्टेंगल के शेप में कोई वायर है जिसका एक एंड पे हमारा स्लाइडल वायर है, ये वायर मूवेबल है, ये इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है, मतलब स्लाइड कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास एक फ्रेम है रेक्टेंगुलर शेप का और इस पे इसको हम किसी सोप सॉल्यूशन में डिप करते हैं। तो आपको पता है, आपने कभी नोटिस किया या कभी सोप सॉल्यूशन डिप करके देखिएगा इस तरह, तो इस पर एक सोप फिल्म फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये सोप फिल्म फॉर्म हो जाती है इस पे। तो जैसे ही सोप फिल्म फॉर्म होगी, होगा क्या, इसका जो एरिया है, ये वायर जो है अपने प्लेस से इस पॉइंट से, सपोज करो ये ए बी पॉइंट है, ए बी, पहले वायर यहाँ पे रहा होगा ए बी पॉइंट पे, वहां से स्लाइड होके ए डैश बी डैश पे आ गया, लाइक दिस। ये इस ए डैश बी डैश पे रहा होगा, यहाँ से स्लाइड होके ए बी पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, एक्स। ठीक है, तो देखो भाई सरफेस एनर्जी क्या है, यूनिट सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए कितना वर्क डन किया गया। ठीक है, इस फिल्म का, ये फिल्म है सोप फिल्म, इसकी फॉर्म हो गई। इस ए बी, इस वाले डायग्राम में देखिए ए बी एंड पे है ना वायर, इस वायर को ए बी से अगर हम पुल करके ए डैश बी डैश एंड पे लाते हैं, मतलब यहाँ से स्लाइड करा के इस एंड तक लाते हैं, इस सोप फिल्म का एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। तो यूनिट एरिया याद रखिएगा, यूनिट एरिया इंक्रीज करने में जो भी वर्क डन होगा वही हमारी कहलाती है सरफेस एनर्जी, वही वर्क डन स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो भी वर्क डन होगा वो कहलाएगी आपकी सरफेस एनर्जी। एक बात में क्लियर कर लीजिए इसको एक बार में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा देख लो यार, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, यूनिट एरिया को इंक्रीज करने की बात की थी ना मैंने, तो सरफेस एरिया जितना भी होगा, जितना भी बढ़ाया गया होगा उतने से आप डिवाइड कर दीजिए वर्क डन में, तो आपको सरफेस एनर्जी मिल जाएगी। यूनिट एकदम क्लियर होगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट वर्क की एनर्जी जूल और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी जूल पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन फॉर्मूला एकदम ऑब्वियस सा है, आप फाइंड आउट कर सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करके लिखिएगा। तो देखिए भाई, हमें वर्क डन चाहिए ना, वर्क डन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फोर्स। फोर्स कैसे मिलेगा, सपोज कर लो ये जो सोप फिल्म है ना, ये इस डायग्राम में देखिएगा, ये वाली लेंथ है वायर की, ये लेंथ एल है। ठीक है, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा है ये लेंथ आपकी एल है। तो सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल्स टू कितना होता है, सरफेस टेंशन वाज इक्वल्स टू एफ बाई एल। आपको मैंने शायद बताया था या नहीं बताया था, तो अभी बता देती हूँ। सोप फिल्म हैज़ टू सरफेसेस, जो सोप फिल्म है उसके दो सरफेस होंगे, तो इसका सरफेस टेंशन यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। 2 सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एल। तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, 2 सिग्मा इंटू एल, ये आ गई फोर्स की वैल्यू। फोर्स हमको मिल गया। डिस्प्लेसमेंट कितना था, वर्क डन के लिए दो चीज़ें चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स देखिए आपको यहाँ से दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट अगर आपने एक्स डिस्प्लेस किया है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी एक्स। ठीक है, चलिए तो देखिए ये फोर्स मिल गया, डिस्प्लेसमेंट वाज एक्स, तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और देखिए नेट वर्क डन कितना है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीज कितना हो रहा है देख लीजिए, इतने पोर्शन का, ये वाले पोर्शन का एरिया अगर आप निकालते हो, इस एरिया से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ कर दीजिएगा, ये आपका आ जाएगा सिग्मा, सरफेस टेंशन के इक्वल। फिर से मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 2LX लिखने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि सोप फिल्म के पास दो सरफेसेस हैं। ठीक है, तो एक फ्रंट सरफेस और एक इसकी बैक सरफेस, अगर दो सरफेस है तो जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है उसमें भी तो हमें ट्वाइस करना होगा, तो इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स L इंटू एक्स में 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए यहाँ 2LX से डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये आपको मिल गई इसकी सरफेस एनर्जी। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना
प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व लिक्विड सरफेस। आपने देखा होगा कि कई बार आप देखते होंगे कि किसी बॉटल में या किसी ग्लास ट्यूब में आप कोई लिक्विड फिल करते हो और उसका अपर सरफेस जो है उसका शेप फ्लैट ना होकर के, प्लेन ना होकर के कुछ कर्व रहता है। कई बार कॉनकेव आपको दिख सकता है वो, और कई बार कॉन्वेक्स दिख सकता है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो मर्करी बैरोमीटर अगर आपने लैब में कभी देखा हो तो उसमें ना मर्करी कॉलम में जिसमें मर्करी फिल्ड रहता है ग्लास ट्यूब में, उस पे देखिएगा कि वो हमेशा कर्व रहेगा शेप उसका, ठीक है। वाटर आप फिल करिए टेस्ट ट्यूब में, देखिए वो भी आपको फ्लैट नहीं दिखेगा, वो भी थोड़ा सा कर्व दिखेगा। ओके, तो वही चीज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो सरफेसेस लिक्विड की जो सरफेसेस होती है अपर सरफेस वो कर्व्ड क्यों हो जाती हैं। तो चलिए इसी बात को समझते हैं। सबसे पहले जैसे ये डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये हमारा फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड है, और ये जो टॉप लाइन दिख रही है ना, ये फ्लूइड का अपर सरफेस है। अगर इस फ्लूइड को हम किसी भी ग्लास ट्यूब में या किसी बॉटल में फिल करते हैं तो भाई इसकी अपर सरफेस फ्लैट है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखिए इसका मीनिंग सिर्फ इतना है कि देखिए जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो उन पे जो नेट एक्सर्टेड फोर्स है, ठीक है, नेट रिजल्टेंट फोर्स कह लीजिए, नेट रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इज जीरो। सरफेस टेंशन की वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा। इसका कहने का सिर्फ इतना सा सेंस था कि यहाँ के मॉलिक्यूल्स पे कोई इस डायरेक्शन में फोर्स, इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इसका शेप कर्व्ड हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं इसके सरफेस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो अपर सरफेस है वो फ्लैट है। एक और रीज़न भी है, वो भी देखते चलिए साथ ही साथ जी। तो यहाँ पे जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में फ्लूइड और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी अडहेसिव फोर्स लग रहा है वही फ्लूइड और वेपर मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स के इक्वल है। दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पे सरफेस जो है फ्लैट है। और अगर यहाँ की बात की जाए इस डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ पे आपको सेकेंड डायग्राम में फ्लैट ना दिख के सरफेस आपको कॉन्वेक्स शेप दिख रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स शेप दिखने का रीज़न क्या है, यहाँ पे फ्लूइड और फ्लूइड मॉलिक्यूल्स, यहाँ अंदर तो फ्लूइड ही है ना, तो फ्लूइड और फ्लूइड लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो लिक्विड लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है कोहेसिव फोर्स, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे, अडहेसिव फोर्स से। इस बारी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, मतलब लिक्विड फ्लूइड में जो फोर्स लग रहा है फ्लूइड मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है अडहेसिव फोर्स से एज कम्पेयर टू अडहेसिव फोर्स। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किधर एक्ट करेगा यार, जो ज़्यादा होगा वही काम करेगा। मैंने कहा कोहेसिव की वैल्यू ज़्यादा है, कोहेसिव ज़्यादा है अडहेसिव से, ठीक है, तो कोहेसिव की तरफ ही तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा काउंट होगा, इसलिए फ्लूइड में इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा लगेगा, और जिसकी वजह से जो अपर सरफेस है फ्लूइड की वो कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। सेम रीज़न है इसका थर्ड का। थर्ड में देख लीजिए इस बारी क्या हो रहा है, आपका कोहेसिव फोर्स कम है एज कम्पेयर टू अडहेसिव फोर्स, ठीक है, तो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स तो बहुत कम है और अडहेसिव फोर्स ज़्यादा है फ्लूइड और एयर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है उसका नेट रिजल्टेंट निकाला गया तो वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो जिसकी वजह से इस टाइप के लिक्विड का शेप कैसा हो जाता है हमारा, कॉनकेव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। भाई किसी लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर एक्स्ट्रा, एक्सेस प्रेशर, कितना ज़्यादा प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, वो हम लोग काउंट करने जा रहे हैं इस बारी। तो सबसे पहले एक लिक्विड ड्रॉप कंसीडर कीजिए ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, लिक्विड ड्रॉप है। सपोज करो कि इस लिक्विड ड्रॉप को, ठीक है, जो लिक्विड ड्रॉप है इसका साइज हम इंक्रीज कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ये स्फेरिकल शेप से इस स्फेरिकल शेप तक, इसके रेडियस को आर से लेकर के हम लोग आर से लेकर के कितना बढ़ा रहे हैं, आर प्लस डी आर इंक्रीज कर रहे हैं, इसका शेप इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो रहा है, चेंज इन सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग, चेंज इन सरफेस एरिया।
सबसे पहले देख लीजिए, चेंज इन सरफेस एरिया निकालेंगे। ये आपकी लिक्विड ड्रॉप है स्फेरिकल शेप में, जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसके शेप को हम इतना इंक्रीज करेंगे, रेडियस को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा रहे हैं, आर प्लस डी आर तक, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, इट विल बी डी आर। सेंटर को ओ कह लीजिए। सपोज करिए कि लिक्विड के अंदर प्रेशर कितना है, स्मॉल पी, ठीक है। बाहर प्रेशर है कैपिटल पी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कुछ ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल पी प्लस कैपिटल पी प्रेशर है, ठीक है। प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज स्मॉल पी प्लस कैपिटल पी। कैपिटल पी किसके इक्वल है, ये तो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस स्मॉल पी ये है हमारा एक्सेस प्रेशर। स्मॉल पी क्या है, एक्सेस प्रेशर, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर हमारा स्मॉल पी है। तो आइए देखिए फिर स्मॉल पी फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे बड़ी चीज़ चाहिए, चेंज इन एरिया। तो भाई डेल्टा ए, एरिया कितना चेंज हो रहा है। ये बाहर जो स्फेयर बना है, इस वाले स्फेयर का सरफेस एरिया, स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर प्लस डी आर होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप 4 पाई कॉमन करते हो तो देखो ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सीन है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो, आर प्लस डी आर प्लस आर इंटू आर प्लस डी आर माइनस आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आर आर कैंसिल आउट, ये आ गया 2r प्लस डी आर, देखिए 2r प्लस डी आर इंटू डी आर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम लोग लिखते हैं, इसको क्लियर करके क्या आ जाएगा हमारे पास, चेंज इन एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई 2r प्लस डी आर टाइम्स डी आर। सो चेंज इन एरिया विल बी कितना आ जाएगा यार, 4 पाई इंटू 2r डी आर प्लस डी आर स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है डी आर बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, किसी भी फ्लूइड का बबल है, ठीक है। तो लिक्विड बबल का साइज आप कितना इंक्रीज कर लोगे, उसकी रेडियस बहुत ही कम। तो डेल्टा आर या डी आर वैसे ही बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है और उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा। दैट्स वाई इस क्वांटिटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर दीजिए। तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आ गई यार, 8 पाई आर डी आर, ठीक है। 8 पाई आर डी आर इज चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया आ गया। अब देखो जब हमारे पास चेंज इन एरिया आ गया तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वर्क डन। हम लोग वर्क डन निकाल लें, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में कितना वर्क डन हुआ। ये जो लिक्विड ड्रॉप है इसके एरिया को इंक्रीज करने में वर्क डन कितना हुआ, चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू चेंज इन एरिया। क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले कर दीजिए, वर्क डन निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वाज डी आर, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, W वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कैन बी रिटन एज प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा आर, डेल्टा आर नहीं, यहाँ पे आपके पास डी आर गिवन है, ठीक है। तो डी आर कर दीजिएगा। प्रेशर कौन सा, एक्सेस प्रेशर, W इज इक्वल्स टू P इनटू एरिया कितना होता है, स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्क डन से फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हमने वर्क डन निकाल लिया प्रेशर इनटू एरिया के थ्रू। अब चलिए हम एक चीज़ और जानते हैं, सरफेस एनर्जी और कर रहे हैं, इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है।
सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क डन आएगा वो भी काउंट करना होगा। सरफेस एरिया को देखिए आर से रेडियस हम बढ़ा रहे हैं ना, आर प्लस डी आर कर रहे हैं, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में जो वर्क डन लगेगा वो देखिए अभी हमने पढ़ा था सरफेस एनर्जी वाले में, ठीक है, ये सरफेस एनर्जी में पढ़ा था ना, यहीं पे हम लोग सरफेस एरिया को इंक्रीज करते थे। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था ये ध्यान रखिएगा, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग सरफेस को इंक्रीज करते हैं या सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं तो वर्क डन कितना आता है। तो चलिए वो काउंट करते हैं। वर्क डन इन एनलार्जिंग द साइज ऑफ द ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन। अगर सरफेस टेंशन सिग्मा है तो वो सिग्मा हो जाएगा, ठीक है। सरफेस एनर्जी आपकी सिग्मा आई थी, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बारी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। यहाँ से सब इरेज कर देती हूँ। देखिए सरफेस एनर्जी कितनी आई थी, सिग्मा आई थी। ये आया कैसे था, वर्क डन, वर्क डन से आया था ना। सरफेस एनर्जी हमारी सिग्मा आई थी, तो वर्क डन अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया या चेंज इन सरफेस एरिया। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। W dash is equals to change in surface area into surface tension. So W dash will be, change in surface area was 8 pi RdR into sigma से इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आइए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी कह रही है कि वर्क डन इक्वल होता है P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर के, और सेकंड में हमें मिला, हम देखिए दोनों ही बार में हमने क्या किया, सिर्फ लिक्विड के जो लिक्विड ड्रॉप थी उसके साइज को इंक्रीज किया है, तो है तो दोनों ही वर्क डन, तो डेफिनेटली दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आई थी 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू पी, सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू पी, देख लेते हैं कोई और टर्म तो नहीं रह गया, नो, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू पी करेक्ट है, इज इक्वल्स टू 8 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। 4 पाई से 8 पाई कैंसिल 2 टाइम्स में, आर से इसका स्क्वायर कैंसिल और डी आर से ये कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, देख लीजिए। एक्सेस प्रेशर स्मॉल p इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर, 2 सिग्मा अपॉन आर, ये आ गया हमारा फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर का। तो कोई भी लिक्विड ड्रॉप है उसमें एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप विल बी इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर। आपको सरफेस टेंशन के कई सारे नोटेशन मिल सकते हैं, 2t अपॉन आर, 2s अपॉन आर, ऐसे कई सारे बुक्स में मिल सकता है, बट 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन आर। अगर यहीं पे बात हम लोग कर लेते हैं सोप बबल की, ठीक है, अगर बात कर ली जाए एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल, वो कितना हो जाएगा। देखिए सोप बबल के केस में क्या हो जाता है, जो भी चीज़ें हैं सरफेस एरिया आपका डबल हो जाता है, तो उसी वजह से आपका एक्सेस प्रेशर डबल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सेम डेरिवेशन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सोप बबल के केस में डेल्टा ए जब आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे जो आया था 8 पाई आर डी आर आया था ना, तो 8 पाई आर डी आर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि सोप फिल्म के आपको पता है 2 सरफेसेस होते हैं, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से एक्सेस प्रेशर लास्ट पे कितना आ जाएगा, 4 इंटू सिग्मा अपॉन आर, ये आ जाएगा आपका एक्सेस प्रेशर सोप बबल के केस में। तो ये याद रखिएगा, ये सोप फिल्म के लिए है, ये सारी चीज़ें सोप बबल के लिए एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल ये होगा, और बाकी नॉर्मल लिक्विड बबल या वाटर बबल की बात कर रहे हैं तो इतना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, देख लीजिए क्या है। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लाइन, सॉरी, टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। देखिए ये कोई कंटेनर आपने कंसीडर किया जिसमें आपने फ्लूइड ले रखा है, ठीक है, तो देखिए
उसका जो मेनिस्कस, अच्छा अपर सरफेस ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज मेनिस्कस ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अब देखिए एक एक लाइन को ध्यान से समझिए। इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे चाहिए, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है लिक्विड और सॉलिड का, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस के अलॉन्ग देखिए ये टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर ली, देखो इसके और सॉलिड सरफेस में इनसाइड द लिक्विड, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, ये वाली लाइन हुई। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो भी एंगल बनेगा वो हमारा कहलाएगा थीटा, मींस एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेकंड डायग्राम में देखिए, यहाँ पे इसका जो अपर सरफेस है इसका टेंजेंट ड्रॉ किया, ये मिला। और देखिए सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच में ये जो लाइन है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एंड द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, जो सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर है ये वाली सॉलिड सरफेस, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे देखिए ये प्लेन सरफेस है तो यहाँ पे इसका टेंजेंट ऐसा आएगा और ये वाली लाइन इधर, ठीक है, सॉलिड सरफेस की जो लिक्विड के अंदर है, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं और बढ़िया सा। ये तो था बात एंगल ऑफ कांटेक्ट का। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स गिवन है आपके पास, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड इन कांटेक्ट, ओके। अच्छा वैसे इसको आप देख लीजिएगा ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात जो कह रहे हैं, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड इन कांटेक्ट, जी हाँ, कौन सा सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में आ रहा है उस पर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे आपको देखिए कुछ पेयर के लिए दिया हुआ है, प्योर वाटर और सिल्वर वेसल के लिए कितना होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये होता है 90 डिग्री। मरकरी के केस में होता है 138 डिग्री, यहाँ पे गिवन है मैं लिख देती हूँ, ठीक है। मरकरी और ग्लास वेसल में होता है 138 डिग्री। वाटर और ग्लास ट्यूब के बीच होता है 8 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ है, कुछ पेयर के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू है, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये आपको शायद नहीं पता नहीं होंगी, पहले से पता कहाँ से होंगी यार, मैं ही पढ़ाती हूँ तो मैं ही बताऊंगी ना। तो ये सारी वैल्यूज रिमाइंड कर लीजिएगा क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है आपसे पूछ ले, और आगे कई सारे फॉर्मूले हम लोग डराइव करेंगे जिसमें इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ नेक्स्ट है अपना शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन अ नैरो ट्यूब। यहाँ पे हेडिंग कर लीजिएगा, हेडिंग रहेगी ये शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस इन अ नैरो ट्यूब। मेनिस्कस को थोड़ा ध्यान से रखिए, लिखिएगा MENISCUS, मेनिस्कस। मेनिस्कस मैंने अभी बताया जो ग्लास ट्यूब में आपने लिक्विड लिया था उसका अपर सरफेस, जो कर्व्ड सरफेस अपर सरफेस है वो कहलाता है मेनिस्कस, ठीक है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसके शेप को, वो शेप कैसा होता है ये हम कैसे जानेंगे। चलिए भाई वही बात करने जा रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले की थी। ये अपना फर्स्ट पेयर है ग्लास ऑफ वाटर का, इसके मेनिस्कस को डिस्कस करना है। देख लीजिए अगर आप सपोज करते हो कि इसका मेनिस्कस प्लेन हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की वैल्यू कम है, वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच अडहेसिव फोर्स जो लग रहा है, अडहेसिव फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लगेगा, वाटर और ग्लास, वाटर के मॉलिक्यूल्स ग्लास पे, ग्लास ट्यूब पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे तो अडहेसिव फोर्स ये हुआ। वाटर मॉलिक्यूल में हमारा कोहेसिव फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। ये तो इसका जो नेट रिजल्टेंट निकल के आ रहा है, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के थ्रू अगर हम इसका नेट रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो हमारा कहाँ आएगा, वो देख लीजिए, वो आएगा वो आपका इसको इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, ये नेट रिजल्टेंट आउटसाइड द लिक्विड इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बाहर के साइड, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस साइड, और सेंटर पे वर्टिकली डाउनवर्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स हमारा आउटसाइड यहाँ पे मिला था, ठीक है।
इस वजह से क्या होता है कि वाटर का जो शेप होता है वो ऐसा होता है। फिर आते हैं हम लोग मरकरी को डिस्कस कर लेते हैं। मरकरी के केस में क्या हो रहा है, एक बार सब कुछ इरेज कर देते हैं। देखिए मरकरी के केस में भी अगर आप कंसीडर करते हो, ये ग्लास ट्यूब है, ये मरकरी फील्ड है, हम सपोज कर रहे हैं कि इसका शेप प्लेन होना चाहिए इसके मेनिस्कस का, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इस बारी क्या हो रहा है, मरकरी मरकरी मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है वो ज़्यादा है मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच काम जो कर रहा है एडहेसिव फोर्स उससे। मरकरी और मरकरी के बीच जो कोहेसिव फोर्स रहेगा डेफिनेटली वो इनसाइड द फ्लूइड काम करेगा, और मरकरी और ग्लास ट्यूब के बीच जो एडहेसिव फोर्स रहेगा वो बाहर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में काम करेगा। फिर से हम लोग इसका वेक्टर सम लेते हैं, तो चलिए भाई वेक्टर सम लेते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग इसका वेक्टर सम निकालते हैं। तो वेक्टर सम से ये डायरेक्शन इनसाइड द फ्लूइड आई है, ठीक है। तो इस एंड पे डायरेक्शन इनसाइड द फ्लूइड, इस एंड पे इनसाइड द फ्लूइड, इस एंड पे इनसाइड द फ्लूइड, इस एंड पे इनसाइड द फ्लूइड, और यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। तो ये रीजन है इसके शेप का, इसका मेनिस्कस इस डायरेक्शन में इस शेप में होता है, ठीक है। तो वाटर और मरकरी दोनों ही केस मैंने बता दिया कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के अकॉर्डिंग कि इनका शेप कर्व्ड क्यों होता है और कैसा होता है, एक का कॉनकेव दूसरे का कॉन्वेक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कैपिलैरिटी। ये कैपिलैरिटी क्या होता है, देखो कैपिलैरिटी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कैपिलरी को समझना। कैपिलरी क्या होता है, आपकी अगर कोई ट्यूब है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है उसके रेडियस के कंपैरिजन में, या फिर हम कह सकते हैं रेडियस नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, ठीक है, उसकी रेडियस ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, तो वो ट्यूब हमारी कहलाती है कैपिलरी ट्यूब। और उस ट्यूब से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी उस ट्यूब में लिक्विड का रेज एंड फॉल जो भी हम पढ़ेंगे वो कहलाता है कैपिलैरिटी, या किस प्रॉपर्टी के थ्रू फ्लूइड उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में या अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, रेज और फॉल फ्लूइड का, ये सारा जो फिनोमेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी कहलाती हैं कैपिलैरिटी। नेक्स्ट कैपिलरी ट्यूब में देख लीजिए, कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है भाई, लिक्विड के रेज और फॉल करने का रीज़न क्या होता है, इस चीज़ को भी समझते चलते हैं साथ ही साथ कि ऐसा कौन कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लिक्विड अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में रेज करेगा या फॉल होगा। तो अगर हम वाटर कंसीडर करते हैं, किसी बीकर में आपने सपोज करिए वाटर ले लिया, अब उसके बाद उसमें एक कैपिलरी ट्यूब इस तरह से डाल दी, दो लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक कैपिलरी ट्यूब आपने इस तरह से डिप कर दी। तो डिप करने के बाद आप देखोगे कि कैपिलरी ट्यूब में वाटर का जो मेनिस्कस है एच हाइट ऊपर पहुंच चुका है। एच हाइट ऊपर पहुंचने का रीज़न क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो इस बारी क्या हो रहा है कि प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड P है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, अगर इक्वल होता है इनसाइड द प्रेशर इज P माइनस स्मॉल p माइनस एक्सेस प्रेशर, तो इसी एक्सेस प्रेशर की रिकवरी के लिए ही ये वाटर जो है एच हाइट तक ऊपर चढ़ गया, ठीक है। वाटर के जो अंदर प्रेशर है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी रिकवरी के लिए वाटर एच हाइट तक ऊपर गया। जैसे ही एच हाइट तक ऊपर गया, देखिए जब तक प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक वो ऊपर रेज करता जाएगा सॉरी, तो एच हाइट तक ऊपर गया ना, तो P इज इक्वल्स टू यहाँ पे रो जी एच आ जाएगा। वैसे ये P हमारा वही P है, P इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन R, यही एक्सेस प्रेशर, जितना एक्सेस प्रेशर होगा वही होता है प्रेशर डिफरेंस। भाई प्रेशर डिफरेंस आएगा कहाँ से, फ्लूइड में कितना एक्सेस प्रेशर होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ पे वाटर बबल के शेप में पढ़ा था, लिक्विड बबल के शेप में पढ़ा था, यहाँ पे कैपिलरी के फॉर्म में है। अब देख लीजिए सेकंड हमारा अगर मरकरी हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, अगर उसी बीकर में हम मरकरी को लेते हैं तब क्या होता है, फिर से एक हम कैपिलरी ट्यूब इसमें डिप करते हैं, तो इस बार ही हम देख रहे हैं कि इसमें एच डेप्थ तक मरकरी नीचे चला गया है। तो एच डेप्थ तक नीचे जाने का रीज़न क्या है भाई, प्रेशर इनसाइड द फ्लूइड इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
इनसाइड द फ्लूइड हम कह सकते हैं P प्लस स्मॉल p, इतना प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है ही, स्मॉल p हमारा एक्सेस प्रेशर, इसमें एक्सेस प्रेशर कितना है 2 सिग्मा अपॉन r, ठीक है, ये इसमें एक्सेस प्रेशर है स्मॉल p। तो इसी की रिकवरी के लिए h डेप्थ तक जो हमारा मरकरी था वो नीचे चला गया, क्योंकि प्रेशर कैन बी रिटन एज P इज इक्वल्स टू रो जी एच, हाइट पे डिपेंड करता है ना प्रेशर, इसलिए ये h डेप्थ तक नीचे चला गया। तो यही है कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड कैसे अप ये रेज करेगा या फॉल करेगा, वो होता है अपना कैपिलैरिटी। अब इसी को और समझने के लिए हम लोग आते हैं अपने एक्सन फॉर्मूले पे। एक्सन फॉर्मूला क्या कहता है ये देख लीजिए। एक्सन फॉर्मूले में क्या है, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने फ्लूइड ले रखा है और उसमें एक कैपिलरी ट्यूब डिप कर रखी है, ठीक है। प्रेशर की रिकवरी के लिए आपका जो फ्लूइड है या वाटर कह लीजिए h हाइट तक ऊपर चला गया। अब इस कैपिलरी ट्यूब जो है इसकी रेडियस अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज स्मॉल r बी द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, ठीक है। देख लीजिए ये वाला जो डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इस पोर्शन को जूम करके हमने सेकंड डायग्राम बनाया, दिस वन, ठीक है। तो स्मॉल r किसकी रेडियस है कैपिलरी ट्यूब की, यहाँ पे देखिए, और कैपिटल R किसकी है फ्लूइड के मेनिस्कस की, ओके। तो जब फ्लूइड के मेनिस्कस की रेडियस हमारी कैपिटल R है, तो देखिए और क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं। अब हमारा एक्सेस प्रेशर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कई बारी बताया एक्सेस प्रेशर की रिकवरी के लिए ही h हाइट ऊपर गया है फ्लूइड, तो एक्सेस प्रेशर रो जी एच के इक्वल होगा, मतलब h पे डिपेंडेंट है ना। क्लियरली एक्सेस प्रेशर स्मॉल p will be equals to rho g h, where rho is the density of the fluid। और एक्सेस प्रेशर होता किसके इक्वल था 2 सिग्मा अपॉन r के, इज इक्वल्स टू रो जी एच। r क्या था मेनिस्कस की रेडियस है ये r, ओके। कितनी हाइट तक ऊपर गया अगर हमें निकालना हो ना, h इज इक्वल्स टू, यहीं से फाइंड आउट कर लीजिए, h की वैल्यू 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर या आर रो जी। ये कितनी हाइट तक किसी कैपिलरी ट्यूब में फ्लूइड आपका ऊपर जाएगा, ये हम इस फॉर्मूले के थ्रू काउंट कर सकते हैं। वापस आ जाइए इसी डायग्राम में, इस डायग्राम से देखिए, इस ट्रायंगल को दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। सपोज कर लीजिए स्मॉल r और कैपिटल R के बीच जो एंगल है वो हमारा थीटा है, ये आपको पता है ये होगा 90 डिग्री। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा कितना आ जाएगा, कोई रिलेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बनेगा वो cos का ही बनेगा, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos थीटा विल बी स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ओके। तो चलिए, सिंस cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ओके। तो cos थीटा की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हम स्मॉल r को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R, या कैपिटल R को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं r अपॉन cos थीटा, ठीक है। कैपिटल R विल बी स्मॉल r अपॉन cos थीटा। इस इक्वेशन में अगर हम लोग कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दें क्या आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन रो जी, कैपिटल R की वैल्यू थी स्मॉल r अपॉन cos थीटा, तो ये cos थीटा आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो g। तो एक फॉर्मूला आपको ये मिल गया, ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे कहलाते हैं एक्सन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेज ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ सॉरी इन अ ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने किसी बीकर में सेम फ्लूइड लिया है और उसमें कैपिलरी ट्यूब डिप की है जिसकी रेडियस डिफरेंट हो, डिफरेंट रेडियस की कैपिलरी ट्यूब अगर हम डिप करते हैं, तो जो वाटर या सेम लिक्विड है ना, सेम हाइट तक नहीं ऊपर जाएगा, उसकी हाइट में वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। इनसफिशिएंट हाइट की बात कर रहे हैं ना,
तो उसकी हाइट में वेरिएशन क्यों होता है, चलिए इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। हाइट में वेरिएशन होने का बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा रीज़न है। देख लीजिए, हमारा जो बेसिक एक्शन फॉर्मूला आया था वो क्या कह रहा था, H इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन कैपिटल आर रो जी। तो इसको नोट कर लेते हैं, H इज इक्वल्स टू 2 सिग्मा अपॉन आर रो जी। तो H इंटू आर कितना आ जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन रो इंटू जी। आपको पता है 2 कांस्टेंट है, सिग्मा मीन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन मैंने स्टार्टिंग में ही बताया फ्लूइड की प्रॉपर्टी, अगर फ्लूइड सेम है तो सरफेस टेंशन सेम रहेगा। रो डेंसिटी है फ्लूइड की, ठीक है, लिक्विड की। अगर लिक्विड सेम है तो डेंसिटी क्यों चेंज होगी, जी, स्मॉल जी भी चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट एक ही जगह पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा टर्म जो है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, which implies HR is equals to constant हुआ ना, H1 R1 is equals to H2 R2। HR हमारा कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है, H1 R1 is equals to H2 R2। तो जो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है वो और जो फ्लूइड का मेनिस्कस है, जितनी हाइट तक ऊपर जा रहा है उसका जो रेज हो रहा है वो, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहना है। इसका मीनिंग क्या निकल के आया, अगर कैपिलरी ट्यूब की रेडियस ज़्यादा है तो फ्लूइड कम हाइट तक ऊपर जाएगा, और फ्लूइड की रेडियस कम है तो फ्लूइड ज़्यादा हाइट तक ऊपर जाएगा, बिकॉज देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ओके, एच आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये था आपका चैप्टर सरफेस टेंशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं न्यूमेरिकल के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।